बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 29 दिसंबर है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की रिहाई और अडयाला जेल के बाहर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इकट्ठी होगी। बहनें जाएंगी। हुकूमत की क्या तैयारी है? दफ़ा 144 की जो तलवार है वो इस्तेमाल की जा रही है, और पिंडी में दफ़ा 144 नाफिज करके क्या अचीव करना चाहते हैं, और वो कौन सा ऐलान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसके बाद आपको दफ़ा 144 का हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात, और ये मुज़ाकरात अलीमा खान से किस तरह से जोड़े जा रहे हैं। खान साहब की रिहाई, एहतजाज और 8 फरवरी बहुत दूर है, ये किसने कहा, और अलीमा खान को क्यों कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर खबरें लॉन्च करवाई जा रही हैं। और फिर एक वंडर बॉय की बात हो रही है, एक नए निज़ाम को लाने का मामला है। ये वंडर बॉय कौन है और किसकी वो बात कर रहे हैं, इसकी तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में रजब भट्ट का मामला, वकला ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद बड़े फ़ख्र से वो वीडियोस भी बनाते रहे। इस वाक़े को भी एनालाइज़ करेंगे। और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने ख़त लिख दिया है पंजाब हुकूमत को, और दूसरी तरफ से जो माफियाज़ के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई जिसमें सोहेल अफरीदी को घसीटने की कोशिश की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली जी अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं और ताबड़तोड़ हमले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर किए। अब इसमें कितनी सदाकत है और ये किसी की मासी का वेड़ा नहीं है, तो ये भी हम आपके सामने रखेंगे कि ये किसकी मासी का वेड़ा है जिस पर बैठ कर ये तमाम बयान जो वो दिए जाते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आपने जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ये एक मिशन है पाकिस्तान में स्किल सेट इंट्रोड्यूस करवाने का, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। करना आपने ये कि आप जाकर वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो रेवेन्यू होगा ये अमानतन हम पाकिस्तान में पाकिस्तान के बच्चों पर खर्च करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ये जो इरफान हाशमी ऑफिशियल की मेंबरशिप है से आप ज्वाइन करें। ये पैसा भी हम पाकिस्तान में स्किल सेट के ऊपर खर्च करेंगे। इससे पहले भी हम करते रहे हैं, लेकिन कभी मैंने प्लेटफॉर्म पर आकर इसका इस तरह से बरमला इजहार नहीं किया, ना ही इसकी तशहीर की। लेकिन मैं अभी ये चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बड़ा हो और इसमें आपके हमें ताउन की ज़रूरत है। दोस्तों, कल सोहेल अफरीदी वापस चले गए, और अब जो आने वाला कल है यानी मंगल के दिन अडयाला के बाहर एक मेला लगेगा। इमरान खान से मुलाकात के लिए तीनों बहनें जो हैं वो जाएंगी और जाकर इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने और हुकूमत को लाने वालों ने पिछले कई महीनों से इन मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। सोहेल अफरीदी जब से वज़ीर आला बने उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करने जा रही है। और जितनी खबरें आपको इस वक्त टेलीविजन चैनल पर नज़र आएंगी, जो तज्ज़िये की जा रहे हैं वो 8 फरवरी के हिसाब से की जा रहे हैं कि 8 फरवरी को कुछ बड़ा होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसकी तैयारी कर रही है। अब कल मुलाकात दोबारा कोशिश होगी ज़रूर, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और इस मुलाकात को रोकने के लिए जो आसपास से लोग अलीमा खान के काफिले में शामिल हो जाते हैं, अडयाला के बाहर जाकर बैठ जाते हैं, इनको रोकने के लिए अब रावलपिंडी में दफ़ा 144 का बाकायदा तौर पर नफाज कर दिया गया है। आलिया हमजा ने एक अपनी जो टीम थी और जो पंजाब के लेवल पर जितने भी लोग हैं उनको दोबारा से ऑर्गेनाइज किया है। एक मैसेज पहुँचाया गया कि तमाम टिकट होल्डर्स अडयाला पहुँचें। तफसीलात के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब PTI आलिया हमजा ने मंगल दिन 2 बजे पंजाब के अरकान कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, वकला, तंजीमी ओहदेदारान, वर्कर्स और साउथ और वेस्ट पंजाब के टिकट होल्डर्स को अडयाला जेल पहुंचने की कॉल दे दी है। लेकिन होगा ये कि इन्होंने करना ये जी कि एक दफ़ा 144 रावलपिंडी में अब लगा दी, और कोई शख्स रावलपिंडी से कम कम अडयाला जेल जो वो नहीं जा सकेगा, और कल जो लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो वो की जा सकती है। तो रियासत और हुकूमत पूरा अब जोर लगाएगी कि किसी तरह भी ये मुलाकात ना हो, और कल आप देखिएगा कि इन्होंने गिरफ्तारियां भी करनी हैं। पिछले 3 जो वाक़यात हुए इससे बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। लास्ट टाइम अलीमा खान उनको किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना इस तरह से नहीं करना पड़ा, यानी वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन कल जो खबरें आ रही हैं, एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन भी हो सकता है, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं,
और वो लोग जो बार बार अडयाला के बाहर आते हैं उनको रोका जाएगा। तो वैसे अलीमा खान तो पहले भी कह चुकी हैं कि आपने जो कुछ करना है आप करें, हम अपने भाई से हर सूरत जो है मिलेंगे। दोस्तों एक खबर मैं आपको और भी शेयर कर दूं, और बड़ी तशवीशनाक खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ान पाकिस्तान और अलीमा खान, इनको ये पैगाम दिया गया कि हमें मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान की रिहाई की कोई सूरत निकालनी चाहिए, रास्ता निकलेगा मुज़ाकरात से। अगर आप एजिटेशन की तरफ जाएंगे तो ये रास्ता नहीं निकलेगा, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लोगों को बंद कर दिया जाएगा, केसेस होंगे, कन्फ्रंटेशन होगी, तो उसके बाद क्या होगा। तो उसके ऊपर जो क्लेम किया जा रहा है कि अलीमा खान ने कहा कि 8 फरवरी बहुत दूर है, हमें उससे पहले कुछ करना है, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई ना कोई लाएमल तैयार किया जाए। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जितने भी इनके इत्तेहादी मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि ये इतना आसान नहीं होगा। ज़राए ये भी कहते हैं, जिसको क्लेम किया जा रहा है इस मुज़ाकरात के हवाले से, कि अलीमा खान से जो बात मंसूब की जा रही है कि उन्होंने कहा कि आपको पहले कुछ करना है, तो उनको बता दिया गया था कि इतनी जल्दी लोगों को मोबिलाइज़ करना आसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ जहाँ तक फ़ंड्स का मामला है, तो फ़ंड्स जो हैं वो अभी मौजूद नहीं है, और इतनी बड़ी तहरीक चलाने के लिए हमें फ़ंड्स की कमी का सामना है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम दोस्त जो मुखय्यर हज़रात जितने भी जहाँ जहाँ दुनिया में बैठे हुए हैं, सर एक इशारा किया जाए ना, तो यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो सकता है। लेकिन सिर्फ इस बात की यकीन दहानी करवा दी जाए कि ये पैसा इमरान खान की रिहाई यानी वकला की फीसिस पे खर्च होगा, तहरीक पर खर्च होगा, और कुछ गारंटीज दे दी जाए। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि इनकलाब और तहरीक कभी भी फंड से नहीं चलती, जज्बों से चलती है। अब बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई इसे फंड कर रहा था? लोग निकले सड़कों पर, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, फंडिंग थी, तहरीक चल रही थी, फंडिंग की वजह से लोग गोलियों के आगे खड़े हो गए। आज आपको याद है ना कि वो बच्चा नौजवान जिसने अपने दोनों हाथ ऊपर करके और कहा कि चलाओ मेरे सीने पर गोली, याद है आपको? तो क्या कोई फंडिंग थी उस जज्बे के पीछे कि लोग जाकर खड़े हो? तो ये वो बातें हैं कि तहरीक ना चलाई जाए, और जो एजिटेशन का रास्ता है, जो तहरीक का रास्ता है, जो इस्लामाबाद में जाकर धरने का रास्ता है, डी चौक का रास्ता है, जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, उसको रोका जाए। तो ये खबरें पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तज्ज़िये भी अब शुरू हो जाएंगे कि फ़ंड्स नहीं है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इसलिए। और फिर दूसरी तरफ जिन लोगों को लाएंगे, सर जो फ़ंड्स के हिसाब से तहरीकें चलती हैं, जो तहरीकें फ़ंड्स के ऊपर चलती हैं, वो क्लिनिकल तहरीकें होती हैं, वो ऐसी तहरीकें होती हैं जिनको क्रिएट किया जाता है। लेकिन जो जज्बे और इनकलाब, यही तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जितनी भी प्रॉक्सीज एक एक करके साइड पे हो रही हैं, और जो लॉट आपके पीछे बच जाएगी, इन्हें फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ कॉल की ज़रूरत है। ये एक आम सेंटिमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का। आप जितने मर्जी अरस्तु टीवी पर यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स और जो मर्जी आप इन्हें कहें बिठाकर आप एक बयानिया बनाएं कि अपने बच्चों को तुमने संभाल के रखा हुआ है और बाकी बच्चों के साथ तुम क्या करते हो। जब आपने तहरीक चलानी है तो फिर आपको कॉल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, वो कहती हैं आलिया हमजा के मंगल को पहुँचो, ये कौमी और पंजाब की जो असम्बली है और बाकी दीगर जहाँ जहाँ भी इनकी नुमाइंदगी है, इनको पता होना चाहिए कि आज इमरान खान का केस है और हम सब ने पहुँचना है। ये जितने भी लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए एक मकसद के तहत, और मकसद ये था कि यार किसी तरह हमें टिकट मिल जाए। टिकट मिल गया, अच्छा अब क्या करना है? अब इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करना है। और जाली ये इनकलाबी ना आपको बहुत सारे इसमें नजर आएंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने जो बातें कही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन कल एक बड़े ऑपरेशन की दोस्तों बात जो है वो की जा रही है। दोस्तों सोहेल अफरीदी का काबीना से खिताब और फिर जो उन्होंने खत लिखा है इसके मदरजात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 3 रोज़ा दौरा अपना मुकम्मल करके वो वापस चले गए, लेकिन काबीना के खिताब में उन्होंने पंजाब हुकूमत की हकीकत और जो एहतजाज उन्होंने किया, जो सलूक उनके साथ रवा रखा गया पंजाब के अंदर, ये कोई दहशतगर्द नहीं थे, ये एक सूबे के नुमाइंदे थे। 4 करोड़ वोट बैंक है जिसकी नुमाइंदगी कर रहे थे और वो पहुंचे हैं पंजाब में। लेकिन उनके साथ सलूक क्या किया जाता है? उनके गिरबान पकड़े गए, उनको धक्के दिए गए, उनको नशई कहा गया, उनको ड्रग माफिया के साथ आपने जोड़ दिया। ये सब कुछ आप कर रहे हैं। अपनी बारी आपने भूलना नहीं है ये तमाम बातों को, क्योंकि आपके ऊपर भी जब वक्त आएगा इसी किस्म का इल्ज़ाम लगेगा, फिर सर आपका कोई दिफा करने वाला नहीं होगा। काबीना से खिताब करते हुए सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि अरकान असम्बली के साथ जो सलूक किया गया इसे किसी सूरत भी हम कबूल नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत के रवैये पर हमारे सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब हुकूमत का रवैया गैर जमहूरी और काबिल मुज़म्मत है। जमहूरी लोग ऐसा नहीं करते। इत्तेहादियों के साथ जो है सिर्फ आप बगलगीर नहीं होंगे, आपको बाकी लोगों के साथ भी जो है वो
बराबरी का सलूक करना पड़ेगा। आपके राइवल से इसका मतलब ये नहीं था कि आप उन्हें धक्के देते। मेहमानों के साथ जो कुछ आपने पंजाब असम्बली में किया, मैं यकीन से कहता हूं कि पंजाब असम्बली का कोई भी रुकन जब KPK में जाएगा उसके साथ इस किस्म का सलूक जो है वो कभी भी नहीं किया जाएगा। मार्केटें बंद की गई, लोगों के गिरेबानों पर हाथ डाले गए, लाइट्स बंद कर दी गई। एक वीडियो सर आपने देखी होगी, दोस्तों की नज़र से, आप तमाम दोस्तों की नज़र से गुजरी होगी कि मज़ारे इकबाल के ऊपर ये गए, वहाँ भी इन्होंने लाइटें बंद कर दी। यानी ये जो लोग, इनके जो राइटर्स हैं, जो इनको कंट्रोल करते हैं, किसी ने इनको ये नहीं सिखाया कि अगर तुम ये काम भी करोगे तो फिर एक लकीर तुमने बड़ी वाजे कर दी, ये नफ़रत की लकीर है, और जब नफ़रत की लकीर तुम वाजे करोगे तो इसका एक रिएक्शन भी आएगा। सर आप तो ये करके निकल जाएंगे, आपका ये ख्याल है कि शायद आपका इक़्तिदार बच जाए और हमने एक रास्ता बड़ा अच्छा पकड़ लिया है कि जो भी आएगा इस्टेब्लिशमेंट का बंदा पहले खुद लगाएंगे, फिर उसके साथ डील करेंगे, और फिर ये हमारा एक छोटा सा कंसोर्शियम जो चलता रहेगा। लेकिन आप कभी भी आवाम के रास्ते से आप कभी इस इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं आएंगे, क्योंकि आवाम को आपकी हैसियत जो पता लग गई है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सोहेल अफरीदी ने बातें कही हैं, फिर मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि बिटवीन पंजाब गवर्नमेंट, KPK और फिर सिंध की सरकार कैसा प्रोटोकॉल मिल रहा है। पंजाब पुलिस की जानिब से मोटरवे पर रेस्ट एरियाज भी बंद करवा दिए गए कि रोटी ना मिले जी इन्होंने। वो फूड स्ट्रीट बेचारे गए, उन्होंने कहा जी इतनी भी रोटी नहीं मिलनी। यानी लाहौर में से उन्होंने, शायद मेरा ख्याल है कि लोगों ने अपने घरों से खाना इन्हें खिलाया होगा या जहाँ वो गए, लेकिन इन्हें बाज़ारों में आवाम के दरमियान बैठकर रोटी खाने की इजाज़त नहीं थी। तो आप कहते हैं कि बड़ी तरक्की कर गए। आप इतनी तरक्की कर गए, यानी इखलाकी पस्ती को भी आपने तरक्की का नाम दे दिया। पंजाब हुकूमत इखलाकी और ज़हनी पस्ती का शिकार है। मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के दौरान ऐसा रवैया तशवीशनाक और नाकाबिल फ़हम है। सरकारी अफसरान को वाज़ेह हदायत, दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की रवायात और इस्तिताअ से बढ़कर खिदमत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में किसी को अजनबियत महसूस ना हो। देखिए ये फ़र्क है। आपने कहा ठीक है यार, सानू माफिया किया, हमें मारा, हमें धक्के दिए, हमें सब कुछ किया, लेकिन तुम आओ खैबर पख्तूनख्वा, हम तुम्हारे साथ मेहमानों के साथ जो सलूक किया जाता है हम वो करेंगे। और उन्होंने तमाम सरकारी अफसरान को ये हदायत जो है वो जारी कर दी हैं। अभी ये ख़त लिखा है, इसके कुछ वजहजात और फिर आपको एक कंपैरिजन भी दिखाते हैं। सोहेल अफरीदी ने पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ख़त में लिखा, ये ख़त क्यों ज़रूरी था, इसलिए कि ये रिकॉर्ड पर रहे। चूँकि दूसरी तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली मैदान में आ गया है, उसको भी भाई को आईना दिखाते हैं। जिस अंदाज में मेरे दौरे के दौरान मामलात को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि जानबूझकर सब कुछ किया गया। जो हुआ वो इंतज़ामी खामी थी, ना कि हादसाती, बल्कि आइनी ओहदेदार बैनुल-अक़वामी इज़्ज़त को ख़राब किया गया। मैंने 40 मिलियन लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर एक अवामी नुमाइंदे के शान शान ना था। मार्केटिंग और अवामी मुकादमात की बंदिश करते हुए लाहौर के बासियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे, रेस्ट हाउस एरियाज तक बंद रखे गए। मेरे दौरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। मुझे मंशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया, और ये सब पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी हुआ। ऐसे रवैये और अंदाज से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई, जिसे किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतज़ामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तहज़ीक करना था। ऐसे तरीक़ों से रियासत के यूनिट्स के दरमियान हम आहंगी को ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ लोग जो रस्तू थे, उन्होंने जाके ना सोहेल अफरीदी साहब को पकड़ लिया दोबारा। उन्होंने कहा जी कि सर कहें ना कहें, वो कहलवाना ही चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ अल्लाह ना करे नहीं रह सकते। ये अल्फाज यार, ये ना इस तरह की बातें करके ये प्रोवोक कर रहे हैं। इनकी जो स्ट्रेटजी है ना कि सोहेल अफरीदी को ऐसी बात करे तो फिर हम देखो इसको गद्दार वतन कहेंगे, इसके खिलाफ पर्चा जो है वो दर्ज करवाया जाएगा, इसे पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर मौजूद बहस बना देंगे कि ऐसे लोग। यार ये बातें तो जबील लतीफ़ ने की हैं कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। मुकदमा भी हुआ फिर झंडे के हवाले से, लेकिन क्या हुआ फिर उस मुकदमे का? तो आपको अपने गिरेबान में झांक कर ही सब कुछ करना पड़ेगा। एक साहब आए, उन्होंने असम्बली के फ्लोर के हवाले से कुछ बातें कही। मलिक अहमद साहब को इस सिस्टम में सर एक तरह से फैसिलिटेट किया गया है, और इनके अपने कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी ये बताते हैं कि ये बड़ी इनकी यारी है मलिक अहमद ख़ान की जनरल बाजवा से, और वो ख़ुद भी इस बात का इतराफ़ करते हैं। और कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके तो मिठू से भी ताल्लुकात हैं। अब ये मिठू कौन है आप तमाम दोस्तों को पता है, लेकिन सवाल सर इसमें ये है कि मलिक अहमद ख़ान बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो स्टेटमेंट्स क्या दे रहे हैं? वो कहते हैं कि कम अज़ कम शनाख्ती कार्ड नंबर की ज़रूरत है। हमने PTI से फहरिस्त मांगी तो हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक फहरिस्त दी। ये KP असम्बली नहीं जहाँ अराकीन की मैन हैंडलिंग की जाती है। हुई है मैन हैंडलिंग, घसीटा गया है, एक बंदे को गिरबान से पकड़कर धक्के दिए गए, उसको मारा गया, ये सब कुछ हुआ और कैमरे ने इसे रिकॉर्ड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। दोस्तों ये वीडियो जो इस वक्त आपके सामने चल रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को घसीटा गया। अब ये साहब कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। फतेहुल्लाह बरकी साहब हैं जिनको ये घसीटा गया और फिर मीना खान अफरीदी पीछे से गए। उन्होंने कहा कि यार खुदा के बंदे क्या करते हो, हमारा मोअज़्ज़िज़ मेंबर है, तुम इसके साथ ये क्या सलूक कर रहे हो। तो फतेहुल्लाह बरकी साहब को फिर वहाँ से छुड़ा कर लेकर आए। लोगों ने इसके ऊपर ना लिखा भी, क्योंकि वहाँ पे गालबन बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी खड़े थे, तो उनके बारे में कहा कि जब फतेहुल्लाह बरकी की पर एक दर्जन लोग हमलावर हुए तो सलमान अकरम राजा खामोशी से खड़े होकर सारा मंजर देख रहे थे। हालांकि चाहते अपने कारकुन को बचाते पेशावर से आए हुए मेहमान मीना खान अफरीदी ने मज़ामत की, वरना लाहौर का मेज़बान तो सिर्फ देख ही रहा था। वज़ाला KPK के साथ आए मेहमान मेरे भाई नहायत काबिल एहतराम और ज़बरदस्त वकील फतेह बरकी के साथ पंजाब पुलिस से स्टाफ का रवैया नहायत काबिल मज़म्मत है। इक़्तिदार के खुमार में मस्त कब्ज़ा माफिया का ये जुल्म याद रखा जाएगा और हर बात का हिसाब होगा। ये बात आलिया हमज़ा ने लिखी। तो ये अगर आपको नहीं पता तो सर उस वीडियो को निकाल कर देखें कि जो चल रही है वीडियो, इसमें देखें कि किस तरह घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, धक्के दिए जा रहे हैं। फिर एक बंदे को ख्याल आया कि यार वीडियो बन रही है, उन्होंने कहा यार ये काम मत करो, इनको लेकर साथ जाओ। तो ये हुआ है, मैन हैंडलिंग हुई है। अगर आप कहते हैं कि ये KP असम्बली में होता है, KP असम्बली कोई दायरे गैर में तो नहीं बनाई गई या दुश्मनों की तो KP असम्बली नहीं, ये पाकिस्तान की असम्बली है। ये तफरीक पंजाब से जो नफरत उठ रही है, आप इसको ज़रा नोट करते जाएं, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के कहने पर जो स्टेटमेंट्स जो खुद भी वो देते हैं कि ये बीमारी KPK से आई, ये सारा एक माइंड सेट है। आप जब भी कहते हैं ना कि एक माइंड सेट है, माइंड सेट क्या था, आपने कहा कि मरीम नवाज के बारे में बेहुदा जुबान इस्तेमाल की गई, तो ये एक माइंड सेट है, इसके पीछे कौन है? सर ये माइंड सेट है। मैंने मरीम का नाम किसी से नहीं सुना उस वीडियो के अंदर, अगर आपने सुना तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये माइंड सेट है कि KP वालों से नफरत करें क्योंकि आपका वोट बैंक नहीं है। और अगर अल्लाह ना करे अगर इनको कभी KPK की हुकूमत मिल गई तो उन्होंने पता क्या कहना है, नवाज शरीफ की याद तो आई ना, तुम्हें 3 अदवार में क्या मिला, आज देखो। इन्होंने फिर तकरीरें वही शुरू कर देनी है। तो सर पख्तूनों की इज़्ज़त वैसी है जैसे पंजाबियों की। ये पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची, इसको कहना बंद करें खुदा के लिए, सब पाकिस्तान है। ये जो आपने तफरीक पैदा कर दी है, ये नफ़रत की दीवारों को आप गिरा दें। मतलब पंजाब से लोग जो हैं वो KPK नहीं जा सकते और KPK के लोग पंजाब आएंगे तो आप उनके साथ ये सलूक करेंगे। ये मिनिस्टर्स के साथ ये सलूक हो रहा है तो आम आदमी के साथ सर क्या सलूक होता होगा? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन जिसे समझने की ज़रूरत है। मैं अब आपको ना एक कंपैरिजन जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। एक वीडियो इस वक्त सर आपके सामने चल रही है एक विंडो में। ये 3 विंडोज़ हमने आज बनाई हैं एक ख़ास मकसद के तहत, ताकि आपको दिखाया जा सके कि आप इन नफ़रत की दीवारों को किस तरह खड़ा करें। ये फसीलें बनती जा रही हैं, इनको अबूर करना फिर किसी भी बाऊ जी के जरदारी जो कहता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, किसी के बस की बात नहीं होगी। क्योंकि दोनों तरफ आवाम है, ये फसीलें तुम्हारी बनाई हुई हैं, इसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि मरियम बीबी जो है जापान के दौरे पर गई और एयरफोर्स का जो जहाज़ है उनके पास है, वो इस्तेमाल करते हैं। फिर इनके लोगों ने कहा था कि सीटें खाली थी जो, तो हमने कहा कि इसमें ख़ानदान के लोगों को बिठा दिया जाए। यही आपको सुनने को मिला और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई। उसे जस्टिफाई कोई नहीं कर सका कि खर्चा किसने किया, टिकट के पैसे कहाँ से आए, कौन इसके अखराजात जो है वो बर्दाश्त करेगा। तो ये है आपकी पंजाब हुकूमत जिसे मुकम्मल तौर पे प्रोटोकॉल दिया जाता है। दूसरी वीडियो ये भी आप देख लें। और ये वीडियो जो है जी, ये सिंध की वीडियो है। ये आपको सिंध के बहुत सारे मिनिस्टर्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। और ASSL एक त्यारा प्राइवेट जेट है जी, जिसमें लोगों को ले जाया जा रहा है। आप पीछे देखें, इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं और बाकी जो जहाज़ में बैठ रहे हैं वो भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और पीछे से कुछ लोग आए, उनको हाथ हिला रहे हैं। तो सर ये वो तस्वीर हैं जो एक नफ़रत को जन्म दे रही हैं। सिंध की सरकार के लिए जहाज़ हैं, मरीम नवाज़ के लिए एयरफोर्स का जहाज़ है, लेकिन अगर सोहेल अफरीदी पंजाब में आएगा तो उसके बंदों को आप ज़दोकोब करते हैं, मारते हैं। तो ये फसीलें तो आप खड़ी कर रहे हैं, तुम्हारा पाकिस्तान, ये वाला हमारा पाकिस्तान, ये वाला किसी और का पाकिस्तान। ये नारे बंद कर दें। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का है। आज 36 साल मेजर अदील जमान शहीद हो गया जी, DI खान से इसका ताल्लुक था। ये कौम का बच्चा था ना। हम कहें कि उनके फौजी शहीद हो रहे, नहीं, ये पाकिस्तानी, ये हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। आप उस माँ से ज़रा पूछ कर देखें जिसने अपने 36 साल की अमारत, 36 साल का बेटा वतन पर कुर्बान करना आसान है? जिगर गुर्दा चाहिए। माँ अपना ना अपनी औलाद का ना इतना सा एक बाल भी किसी को नहीं देती। उस माँ का कितना बड़ा हौसला होगा जिसने 36 साल के मेजर अदील जमान को मुल्क पर कुर्बान कर दिया। ज़रा सोच कर देखें। लेकिन यहाँ पर यार आप लोगों की नफ़रतें ही ख़त्म नहीं होती।
सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। गेम ऑफ थ्रोन्स, मेजर अदील जमान शहीद अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे, सुन लीजिएगा ज़रा। मेजर अदील बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था इसको लीड कर रहे थे। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जो है वो जारी है। अज़म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये बच्चे जो शहीद हो रहे हैं अमन के लिए, आपकी पॉलिसीज़ का नतीजा ना। 30 बरसों में सर इतना तो कम से कम हो जाता कि पाकिस्तान के अंदर आप अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करते, ये फसीले नफ़रत की इनको हमेशा के लिए ख़त्म करते और पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक होते ही ऑपरेशन ना हो रहे थे। आपके गलत फैसले हैं। आप कभी किसी की जंग का हिस्सा बन जाते हैं, कभी किसी की जंग का हिस्सा बन जाते हैं और आप कहते हैं कि ये तो हम कर रहे हैं जी, ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है हमारी। आपके गलत फैसले, इसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम को देने पड़ती है। मुशर्रफ साहब तो चले गए दुनिया से, लेकिन उनके गलत फैसले आज कौम भोग रही है। किसी और का बैगेज सिर्फ कौम उठाती है, आप लोग नहीं उठाते। आप तो अपने लिए इस्तिस्ना लेकर निकल जाते हैं ना कि आपका कोई एहतसाब नहीं कर सकता। एहतसाब सर सिर्फ गरीब का हो रहा है और ये फसीले हैं। ये है सर पाकिस्तान की रियासत। 3 आपको विंडोज़ में मैंने पाकिस्तान दिखा दिया है कि किस तरह से सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम के साथ। एक नुमाइंदा, उसके लिए धक्के, दूसरे के लिए जहाज़, तीसरे के लिए जहाज़ और प्रोटोकॉल, और ये है आपकी सरकार। और कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो सरहदों पर शहीद हो रहे हैं और आप गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो खेल रहे हैं। मैं दोस्तों आपको ये भी खबर दूं कि तोशाखाना 2 केस में जो फैसला है इसे चैलेंज कर दिया गया है, इमरान खान और बुशरा बीबी। इसमें एक जो चीज़ है वो बड़ी बुनियादी सी है कि आप एक ही केस में दोबारा सज़ा नहीं दे सकते और ये जो लॉ है वो बड़ा क्लियर है, लेकिन यहाँ पे सज़ा दी गई। ये भी एक अपनी तर्ज की एक नई रिवायत है और इसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि एक तो गवाह जो पेश किया गया था उसकी बुनियाद पर सज़ा नहीं हो सकती और सबूत प्रोसिक्यूशन जो लेकर आई वो नाकाफ़ी थे। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं। डिटेल्स तो ज़्यादा सामने नहीं आ सकी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि लीगल प्रोसेस क्या होगा कि पहले तोशाखाना 2 के अंदर जो सज़ा है इसकी अपील दायर की गई है। पहली दूसरी अपील जो है वो अब तक समाअत के लिए इन्होंने मुकर्रर ही नहीं की। तो देखना ही होगा कि ये 7 जनवरी 2026 को मुकर्रर करते हुए हमें सुना जाए, ये उन्होंने ऐलान किया, मतलब इस्तदा की है। अब देखते हैं कि ये इस इस्तदा को कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता। दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दूँ, वड़ाइस साहब कभी आलम अरवा से खतूत जो है इनका डायरेक्ट रब्ता हो जाता है, कभी ये खतूत लिखवाते हैं। अब इन्होंने एक वंडर बॉय लॉन्च किया है और ये वंडर बॉय जो है वो आपको पाकिस्तान की टेलीविज़न चैनल्स की खबरों में ये साहब अक्सर नज़र आते हैं। सुहेल वड़ाइस साहब ये कहते हैं कि एक बार फिर नए निज़ाम के बारे में ख़त लिखा और कहा कि मौजूदा निज़ाम के ग्रैंड प्लान पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कहीं नई शेरवानियाँ सिलवाने की चहमगोइयाँ हैं तो कहीं मार्च अप्रैल की सरगोशी है। कयास आरा का ख्याल है कि ग्रैंड प्लान को तक़वियत कौमी हुकूमत के आइडिया से मिलेगी। ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें सब सियासी जमातें होंगी, मौजूदा सियासी इत्तेहाद तो होंगे। अगर इमरान खान दबाव या दलील से मान गए तो ठीक है, अगर ना माने तब भी उनकी जमात का एक मौसर जत्था इस कौमी हुकूमत का हिस्सा होगा। शहबाज शरीफ सोना है मगर अब सोने नहीं हीरे की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसासुल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही ख़त्म कर सकता है। नई हुकूमत, निज़ाम या फ़र्द के बारे में ये जानना कि मुस्तक़बिल में क्या करने वाला है एक कुदरती सवाल है, मगर मौजूदा हुकूमत और निज़ाम ने कभी अपने मुस्तक़बिल के इरादों के बारे में कुछ नहीं बताया। चुनांचे ये एक फ़र्ज़ी खाका है जो सरासर क़यास पर मबनी है। मैं आपको ना एक बात याद करवा देता हूँ। खान साहब के दौर में तो ये चीज़ जो थी वो नहीं हो सकी थी, लेकिन आपको याद होगा, और मेरा ख्याल है कि हमें तारीख़ को कभी भी अपने हिसाब से टर्न या ट्विस्ट करके वो पेश नहीं करना चाहिए। जो हालात, जो वाक़यात थे उनको वैसे ही रखना चाहिए, फिर आप असल चीज़ की तरफ जो है वो पहुँचते हैं, सच आपके सामने आता है। अगर आप नहीं करेंगे, डंडी मारेंगे, तो तारीख़ आपके साथ जो है वो बुरा सलूक करेगी। खान साहब के दौर में 10 साल का प्लान, इसका बाकायदा से ज़िक्र शुरू हो गया था। आपको याद है ना कि एक 10 साल का मंसूबा हो। खान साहब को इवन के प्रेसिडेंट बनाने की बात भी हुई कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए, ये भी बातें हुई। और इसमें ना फैज़ हमीद साहब का बार बार रोल जो था वो सामने आया करता था। अब फैज़ हमीद साहब सियासत कर रहे थे। फैज़ हमीद साहब का पाकिस्तान में की सियासत से बड़ा चोली दामन का उस वक्त उन्होंने वो अपना रोल प्ले किया। और वो क्यों कर रहे थे, वो जाकर कहते थे कि भाईजान आए मेरे साथ बैठें और मैं देखें। वो दोनों तरफ से खेल रहे थे। अब वो सही था गलत था ये अलग मामला है, लेकिन फैज़ हमीद ने बाकायदा तौर पर ये रोल प्ले किया। फैज़ हमीद साहब के दौर में ये बात बाकायदा से शुरू हुई। और अगर आपको याद हो
तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने खुर्रम दस्तगीर एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी, ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने प्लान ये बनाया हुआ था कि 10 साल का एक प्रोजेक्ट होगा, हम उसको लॉन्च करेंगे, चलाएंगे, और जितनी भी हमारी अपोजिशन है इसको हम माइनस कर देंगे, सजाएं देकर या लेफ्ट राइट पाबंदियाँ लगाकर। अच्छा, खान साहब के दौर में तो ये नहीं हो सका, लेकिन ये प्लान इनकी समझ में आ गया। इन्होंने कहा अच्छा है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके सब लोगों ने इत्तेहाद बनाया, और अब ये 10 साला मनसूबा, 15 साला मनसूबा, ये जो आप बातें सुनते हैं, असल में ये वो प्लान था, ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर कोई वंडर बॉय आ गया तो यकीनन सिस्टम में तो कानून, तरामीम, सब कुछ आपके हाथ में, आप उसको जब चाहें, जितनी दफ़ा चाहें, आप उसको दोबारा से उस मुआहदे को रिविज़िट करके दोबारा से उसको आप एक्टिव कर सकते हैं, और किसी को बार बार जो है वो सस्ता दिया जा सकता है, बार बार उसको एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। तो सर ये प्लान है, लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन होता वही है जो मेरे रब का प्लान है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी। बहुत सारे प्लान इंसान बनाता है, लेकिन होता वही है जो मेरे रब की ख्वाहिश है। फ़िरौन की ना बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हमेशा उसकी खुदाई रहे, और उसने अपने आप को खुदा भी मान लिया, लेकिन क्या वो अपनी खुदाई को बचा सका? क्या वो मौत को धोखा दे सका? क्या वो अपनी सल्तनत को बचा सका? नहीं बचा सका। क्या वो अपनी औलाद को बचा सका? जब वो मिस्र की गलियों में लोगों की औलादों को मार रहा था, बेटों को कत्ल कर रहा था, तो उसका ख्याल था कि शायद ये जो प्रोफेसी है और जो बताया जा रहा है कि तुम्हारी सल्तनत का ख़ात्मा एक नौजवान करेगा, और जिसका जिक्र हुआ, तो उसने कहा अच्छा, मैं सारे नौजवानों को, बच्चों को ही मार दूंगा, तो नौजवान कहाँ से होगा? तो ये प्लान मेरे रब का प्लान है। 10 साल चलें, 10 साल के बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर कोई एक नया ज़माना ऐसा आएगा जब आपके दौर के बारे में लोग कहेंगे कि देखो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया किसी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। आप तो सर तारीख में नहीं है। मैंने कल जो मिसाल दी थी कि दोस्तों ने उस पर कमेंट किया कि जो मौरिख है ना, तारीख लिख रहा होगा, तो आपका जब नाम आएगा ना, वहाँ पे लगाएगा काटा, और सफ़े को फाड़ेगा उस किताब से, तारीख की किताब से, और उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। ये होगा आपके साथ। तो पाकिस्तान में सर कोशिश आप करके देख लें, बट आपका जो अंजाम है वो लिखा हुआ है। आपको दोस्तों मैं खबर ये भी दूं कि रजब भट्ट पर तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, और मारने के बाद उसकी वीडियोस बनाई गई, उन वीडियोस को वायरल किया गया कि हम वो क्या कह रहे हैं जी, वकील मारने के बाद, ये रजब भट्ट है जी, इसने हमें धमकियाँ दी कि ये बरसाती मेंढक और इस तरह की कोई उसने बात की थी। तो वो आ गया बेचारा कराची, उसको पहले उन्होंने मारा, और साथ अपने ले जाकर वो वीडियो बना रहे हैं कि ये देखें जी हमने इसका हाल क्या किया है, और जो हमारे बारे में ऐसी बातें करेगा हम उसका यही हाल करेंगे। तो सर पाकिस्तान में अब ये हर जो धड़ा है ना, वो इसी तरह से काम कर रहा है। मैं तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ देख रहा हूँ कि आप अपना धड़ा कब बनाएंगे? जब आपको इंसाफ लेना होगा तो आप इन सड़कों पर आकर इनकलाब बर्पा करेंगे। ये जो धड़ा है पाकिस्तान की आवाम का, ये असल धड़ा है। अगर वकला ने अपना धड़ा बना लिया, जो बदमाशी जो करते हैं, जो आपके सामने हो रहा है, एंड बाकी हर तबके ने अपना एक धड़ा बना लिया है, तो पाकिस्तान की आवाम का धड़ा कब बनेगा, इसका फैसला आपने करना है। रजब भट्ट ने वकला को धमकियाँ दी, और उसके बाद ये सारा जो है वो हालात हमारे सामने। मैं आपको वो दोस्तों एक ना वीडियो चूँकि रह गई थी दिखानी, कल भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका ताल्लुक जो है वो गनी साहब से, सईद गनी साहब, और वो चले गए जी बाहर कहीं दौरे पर थे, और पता ही चला कि उनको मॉल में रोक लिया गया, और एक पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक कराची से था, उसने शदीद तनकीद की। उसने कहा कि यार मेरे शहर का तुमने क्या कर दिया है, क्या हालात कर दिए तुमने मेरे शहर के, तुम जिम्मेदार हो, यहाँ तो तुम शॉपिंग मॉल्स के अंदर शॉपिंग कर रहे हो। और फिर उसने ज़ुबान भी गलत इस्तेमाल की, लेकिन जो कुछ आपने इस मुल्क के साथ किया, जो कराची शहर के साथ कर दिया, यानी कराची का वारिस ही कोई नहीं है। वो कहते हैं जी आपको किसी ने गलत बताया, कराची के हालात, कराची वाले दोस्त हमें ज़रा मुतवज्जो हों, क्या जो सईद गनी के साथ हुआ, क्या ये दुरुस्त था, ये गलत है? इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को भी देखें जो चल रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी होगी, अगली वीडियो में हम आपको पंजाब पुलिस में जो कुछ हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।